गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज हम लोग अपनी पढ़ाई करेंगे लेक्चर नंबर 26 और आप जैसा कि हेडिंग देख रहे हो रिलेटिव मोशन इन वन डायमेंशन। देखो अभी तक हम लोग जो पढ़ रहे थे वो पढ़ रहे थे कि आप कोई भी पार्टिकल जिसकी मोशन अपने को स्टडी करनी है उसके लिए हम लोग कहाँ बैठे हुए थे बच्चों? ग्राउंड पे, है ना। ग्राउंड पे बैठ के देखते थे कि एक कार मूव कर रही है, दूसरी कार मूव कर रही है। तो कहने का मतलब है कि हम लोग ग्राउंड के रिस्पेक्ट में मोशन को देख रहे थे। अब तुम देख रहे होगे, अगर तुम कोई बुक में देख रहे होगे या फिर किसी एग्जाम में देखे होगे और क्वेश्चन, तो आपको वहां पे ओवरटेकिंग का प्रॉब्लम दिखता होगा कि एक कार जा रही है, दूसरी कार उसके पीछे से आ रही है, तो ये दूसरी वाली कार इसको कितने देर में पीछे कर देगी, है ना। या एक बॉल को ऊपर से ड्रॉप किया, दूसरे बॉल को नीचे से फेंका, तो कितने देर में ये दोनों टक्कर हो जाएगी। तो इन सभी के ऊपर भी प्रॉब्लम्स आते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहां दो बॉडी के मोशन की बात हो रही है। टू बॉडीज आर मूविंग एट द सेम टाइम, और एक बॉडी के रिस्पेक्ट में दूसरे बॉडी को मोशन को देखना है। मतलब मान लो कोई कार जा रही है और उस कार के मोशन को अब जो हम लोग बैठ के देखेंगे किसी और मूविंग कार से, ग्राउंड पे बैठ के नहीं, किसी और मूविंग कार के रिस्पेक्ट में किसी कार के मोशन को अभी अपने को देखना है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं रिलेटिव मोशन। क्लियर? तो ग्राफ के बाद हम लोग ये एक बस छोटा सा आपका टॉपिक है, 2 लेक्चर का है। आज मैं इसकी थ्योरी सब बताऊंगा और नेक्स्ट डे इसके ऊपर हम लोग प्रॉब्लम डिस्कस कर लेंगे। ओके बच्चों, तो सबसे पहले अच्छा, अब ये रिलेटिव मोशन आपका 2D के भी लास्ट में आएगा। ये 1D के लास्ट में आया, अब 2D के भी लास्ट में आएगा। वहां हम लोग पढ़ेंगे रिलेटिव मोशन इन 2 डायमेंशन। यहां हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? रिलेटिव मोशन इन 1 डायमेंशन। तो सबसे पहले बच्चों हम यहां पे हम लोग लिख लें रिलेटिव मोशन का डेफिनेशन, जो मैंने पहले भी बता रखा है। तो हम लोग यहां कहेंगे रिलेटिव मोशन, जो यहां पे देखेंगे तो हम लोग सीधा लिखेंगे इन दिस केस टू बॉडीज, यानी 2 पार्टिकल, या उससे ज्यादा भी हो सकते हैं। फिलहाल 2 की बात हम कर रहे हैं। 2 बॉडीज आर मूविंग along same line of motion। सेम लाइन ऑफ मोशन का मतलब समझे? हम ये नहीं कर रहे हैं कि दोनों का डायरेक्शन सेम हो। वो दोनों या तो एक्स एक्सिस के लॉन्ग चल रहा होगा या तो वाई एक्सिस के लॉन्ग चल रहा होगा, क्योंकि अपना हेडिंग देखो, रिलेटिव मोशन देखना है लेकिन 1 डायमेंशन में। तो मेरा कहने का मतलब है आइदर दोनों पॉजिटिव एक्स एक्सिस में जा रहा होगा या एक पॉजिटिव एक्स में दूसरा नेगेटिव एक्स में, लेकिन दोनों का जो लाइन ऑफ मोशन है, लाइन ऑफ मोशन मतलब वह लाइन जिसके लॉन्ग मोशन हो रहा है वो सेम होना चाहिए। तो वही मैंने लिखा है इन दिस केस 2 बॉडीज आर मूविंग अलोंग सेम लाइन ऑफ मोशन एंड we will observe the motion of one of the body with respect to WRT का मतलब बच्चों with respect to other moving body, दूसरे मूविंग बॉडी के रिस्पेक्ट में। तो इस तरीके से हम लोग कह सकते हैं कि इस केस में 2 बॉडीज के मोशन को देखेंगे और उसमें हम लोग ग्राउंड पे नहीं बल्कि किसी एक बॉडी पे बैठ के दूसरे बॉडी के मोशन को देखेंगे, और वो दोनों बॉडी का जो लाइन ऑफ मोशन है वो क्या है? सेम। तो कैसे कैसे स्टडी करेंगे, क्या करेंगे, वो अभी हम लोग देखेंगे। तो पहले फिलहाल आप इसको जल्दी से लिख लो, फिर हम लोग आगे बात करते हैं। तो बच्चों रिलेटिव मोशन के लिए कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स अभी हम लोग डिस्कस करेंगे, और ये बेसिक कॉन्सेप्ट जो है आपका 1 डायमेंशन और 2 डायमेंशन दोनों जगह के लिए वैलिड होगा। ठीक है ना? क्योंकि मैं यहाँ जो एग्जांपल कंसीडर कर रहा हूँ 2 डायमेंशन में ही कर रहा हूँ, बट जो इसका आउटकम होगा, बट जो इसका रिजल्ट होगा वो आप दोनों जगह लगा सकते हो, 1 डायमेंशन में भी और 2 डायमेंशन में भी। क्लियर? तो चलो अब हम लोग कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स देखते हैं रिलेटिव मोशन के, जो आपको समझना चाहिए। मान लो अब इसमें वेक्टर का यूज है। मान लो हम लोग यहां पे क्या करेंगे कि
ये हमने ले लिया वाई एक्सिस, ये वाई एक्सिस ले लिया, ये हमने ले लिया एक्स एक्सिस, ठीक है। तो ये बीच में एक प्लेन मिल गया, आपका प्लेन है सरफेस, एक्स और वाई के बीच में ये प्लेन सरफेस आ गया। अब एक पार्टिकल है यहां पे जो देखो इस तरीके से है, कोई मान लो कोई एक बॉडी है जिसका नाम है नंबर 1 और एक दूसरी बॉडी है। अब ये दोनों बॉडी इस प्लेन में मूव कर रही है और ये है ओरिजिन और यहां तुम बैठे हो, यानी O इज द ऑब्जर्वर ऑन द ग्राउंड। O ऑब्जर्वर है, कहां बैठा हुआ बच्चों? ग्राउंड पे। तो O जो है ऑब्जर्वर ऑन द ग्राउंड। ध्यान से समझना, ये ऑब्जर्वर ग्राउंड पे बैठा हुआ है और ये दो पार्टिकल हो गए, एक पार्टिकल का नाम है 1, दूसरे का नाम है 2। अगर इस ऑब्जर्वर को मैंने कहा कि यार तुम बताओ, तुमको 1 का पोजीशन वेक्टर ड्रॉ करना है। क्या ड्रॉ करना है बच्चों? पोजीशन। तो अगर 1 डायमेंशन में अगर सिर्फ x के लॉन्ग होता तो पोजीशन को x से दिखाते, y के लॉन्ग चलता तो y से दिखाते। चूंकि ये xy प्लेन में है इसलिए r से दिखाएंगे, ऐसा हम लोग पढ़ चुके हैं पहले। तो अब ये ऑब्जर्वर पॉइंट 1 के लिए यानी पार्टिकल 1 के लिए पोजीशन वेक्टर ड्रॉ करेगा। तो मान लो ये ड्रॉ कर लिया इसने। क्लियर? आपको पोजीशन वेक्टर ड्रॉ करना मैंने सिखा रखा है। क्या कैसे सिखा रखा है? तो जिसका पोजीशन ड्रॉ करना है उसके पास हेड होना चाहिए और जिसके रिस्पेक्ट में ड्रॉ करोगे उसके पास टेल। तो दिस इज R। तो नाम हो गया इसका बच्चों R10। मतलब क्या हुआ? पोजीशन ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू O। अब O क्या है? ग्राउंड। अब इसको पढ़ने का तरीका, मैंने इसको R10 मत पढ़ लेना कि R10 हो गया। दिस इज पोजीशन ऑफ 1 का पोजीशन किसके रिस्पेक्ट में? O। और O क्या है आपका? ग्राउंड। दोस्तों हमेशा ना, जैसे तुम देखे होगे कि जब हम लोग मोशन 1 डायमेंशन का पढ़ रहे थे, इसको हम लोग एब्सोल्यूट मोशन बोलते हैं, वहां पे आपने देखा होगा बार बार मैं ग्राउंड नहीं बोल रहा था। तो ये अंडरस्टूड है। अगर कुछ नहीं लिखा हुआ रहे तो मन में मान के चलो कि दिस इज विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। अगर मैं बोलूं कि कल एक कार को मैंने इतने रफ्तार से चलते हुए देखा तो ये अंडरस्टूड है कि वो जो रफ्तार है कार की वो किसके रिस्पेक्ट में? ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। उसको बार बार मेंशन करने की जरूरत नहीं है। तो सीधी सी बात है कि R10 के जगह सिर्फ R1 भी लिखा हुआ रहेगा तो भी आपको ये समझना है कि पोजीशन ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, अगर 0 नहीं भी लिखा रहे। क्लियर? ठीक इसी तरीके से इस ऑब्जर्वर ने मान लो नंबर 2 को देखा तो 2 के लिए भी पोजीशन वेक्टर ड्रॉ करेगा। तो हेड इसका नाम हो गया R10। अब इसका नाम क्या होगा? पोजीशन किसका है? 2 का। किसके रिस्पेक्ट में? O के रिस्पेक्ट में, यानी ऑब्जर्वर ऑन द ग्राउंड। ये ऑब्जर्वर ऑन द ग्राउंड है तो इसका नाम हो जाएगा R20। क्या नाम हो जाएगा बच्चों? R20, यानी पोजीशन ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर ऑन द ग्राउंड। ओके, तो इसको हम लोग लिखेंगे R20। पोजीशन ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू WR2 विद रिस्पेक्ट टू O माने ग्राउंड। इसको चाहे तो हम लोग R2 भी लिखेंगे। तो मान लो ये मूव कर रहा है अपना, ये भी मूव कर रहा है, इसको ये देख रहा है तो O1 को देख रहा है, O2 को देख रहा है और O कहां पे है? ग्राउंड पे। तो ये जो भी देखेगा उसको हम लोग बोलेंगे एब्सोल्यूट मोशन। कौन सा मोशन बच्चों? एब्सोल्यूट, निरपेक्ष। लेकिन आज अपने को ग्राउंड पे बैठ के नहीं देखना है। इन दोनों बॉडी में से किसी एक बॉडी पे बैठ के दूसरे बॉडी को देखना है। एक बॉडी पे बैठ के बच्चों दूसरे बॉडी को देखना है। तो सीधी सी बात है, अगर हमारा ऑब्जर्वर, अब देखो क्या होगा, अगर हमारा ऑब्जर्वर बैठ गया कहां? 1 के पास, 1 पे बैठ गया
अब इसका नाम है ओ डैश। ओ डैश ऑब्जर्वर जो है किसके पास जाके बैठ गया, 1 पे, और ये ग्राउंड पे नहीं है, 1 पे बैठ गया, और ये 1 पे बैठ के किसको देखना चाहता है, 2 को। 1 पे बैठ के 2 को देखना चाहता है। तो सीधी सी बात है, ये जो भी देखेगा वो आपका एब्सोल्यूट होगा या रिलेटिव होगा। तो बच्चों बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, दैट मस्ट बी रिलेटिव, क्योंकि एक मूविंग बॉडी में बैठ के दूसरे बॉडी को देखना है। आ रही है बात समझ में? तो सीधी सी बात है कि आप यहां ये ड्रॉ करोगे। अब देखो एक पोजीशन वेक्टर मैंने और ड्रॉ कर दिया, और इसका नाम क्या होगा बच्चों, R21। क्या नाम होगा, R21। अब इसको हम लोग यहां लिखेंगे। तो R21 क्या है हमारा, तो R21 इज द पोजीशन वेक्टर, है ना, पोजीशन वेक्टर, या पोजीशन सिर्फ लिख सकते थे, पोजीशन ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1। ठीक। और ये जो है दोस्तों, ये एक रिलेटिव पोजीशन की बात चल रही है। किसकी बात चल रही है, रिलेटिव पोजीशन। दिस इज फॉर रिलेटिव पोजीशन। हो गई ना बात? अब सोचो अगर 2 पे बैठ के 1 को देखता तो उसमें लिख देते R12। सिंपल है बच्चों, अगर 1 पे बैठ के 2 को देख रहे हो तो लिखा तुमने R21। अगर 2 पे बैठ के 1 को देखता तो हम लोग क्या लिखते, R12। क्लियर? चलो अब आप देखो यहां पे आपको एक ट्रायंगल नजर आ रहा है, टेल हेड, हेड टू हेड, टेल टू टेल। तो आपको एक ट्रायंगल तो नजर आ रहा है इस तरीके से। तो जो ये ट्रायंगल नजर आ रहा है, देखो टेल से हेड, हेड से, तो फ्रॉम ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन, फ्रॉम ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन जो हमने वेक्टर में पढ़ा है, फ्रॉम ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन, वेक्टर में हमने ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन पढ़ा है। तो वहां से अगर देखें बच्चों, तो वहां से अपने को क्या दिख रहा है, टेल हेड, हेड टू हेड। तो हम लोग बोल सकते हैं कि R10 और R21 का रिजल्टेंट है ये, क्योंकि आप ट्रायंगल लॉ में जानते हो जिन दो वेक्टर को ऐड करें तो एक के हेड पे दूसरे का टेल, तो रिजल्टेंट का हेड से हेड, टेल से टेल। तो सीधी सी बात हम कर सकते हैं, पोजीशन ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू O इज इक्वल टू पोजीशन ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू O प्लस पोजीशन ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1। नहीं समझे? इस वेक्टर का और इस वेक्टर का सम जो है रिजल्टेंट ये आ रहा है। तो अब एक काम करो, आप ना इसको इधर भेज दो। तो देखो क्या हो रहा है, ये R20 माइनस R10, ये इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, इज इक्वल टू R21। तो तरीके से लिखते हैं, ये 0 आपको मजा नहीं आ रहा होगा, 0 आप हटा भी सकते हो जैसा कि मैंने बोला है। तो अब देखो आपके पास इक्वेशन क्या आया, R21 इज इक्वल टू R2 माइनस R1, या चलो 0 भी लगा देते हैं, नेक्स्ट में हटा देंगे। तो बच्चों जा ध्यान दो आप यहां पे आपको क्या निकल के आया, R21 क्या है, रिलेटिव पोजीशन। दिस इज रिलेटिव पोजीशन। ये क्या है बच्चों, रिलेटिव पोजीशन। और ये दोनों क्या है, ये दोनों ग्राउंड के रिस्पेक्ट में है, ये आपका एब्सोल्यूट पोजीशन, और ये भी क्या है, एब्सोल्यूट पोजीशन। एब्सोल्यूट मतलब ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। तो आप देख सकते हो कि दो पार्टिकल के लिए अगर हम रिलेटिव वाली बात करें, अगर हम एक पार्टिकल के लिए रिलेटिव पोजीशन निकालना चाहें तो हम लोग सीधा क्या करेंगे, पार्टिकल जिसका हमको रिलेटिव पोजीशन चाहिए, तो पहली बात है रिलेटिव में हमेशा दो पार्टिकल होगा, एक का पोजीशन निकालना होगा और एक के रिस्पेक्ट में। तो 2 को देखना है 1 पे बैठ के, तो लिखे R21। तो ये कैसे कैलकुलेट होके आया, तो 2 के एब्सोल्यूट पोजीशन में से 1 के एब्सोल्यूट पोजीशन को घटा लो।
सब्ट्रैक्ट कर लो। लेकिन ये एरो देख रहे हो ना, जो घटाओगे वो अलजेब्रिक तरीके से नहीं, वेक्टर तरीके से, जो वेक्टर में आपने सब्ट्रैक्शन पढ़ा उसके तरीके से। अलजेब्रिक तरीके से आपको सब्ट्रैक्ट नहीं करना है। किसके तरीके से बच्चों? वेक्टोरियल तरीके से। थोड़ा और ढंग से लिखते हैं तो यहां पे अब जीरो को हटाओ तो मतलब R21 इज इक्वल टू R2 माइनस R1। कुछ नहीं लिखा हुआ है, मतलब मान के चलो वो एब्सोल्यूट है। ठीक है, कल को कोई तुमसे बोलेगा कि नहीं यार मैं यहां पे बैठ के 2 पे बैठ के 1 को देखूंगा, 2 पे बैठ के 1 को देखूंगा, तो ऑटोमेटिकली ये एरो उलट दोगे। और जब ये एरो उलट दोगे तो उस केस में ये रिजल्टेंट हो जाएगा और ये दोनों का सम हो जाएगा। तो उसको मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूं और आपको एक कॉन्सेप्ट भी दे दूंगा जल्दीबाजी में, ताकि आपको ज्यादा दिमाग ना लगे। देखो जरा ध्यान दो, अगर तुमने लिखा पोजीशन ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, ध्यान से सुनना, थोड़ा कठिन है लेकिन दिमाग लगाना होगा आपको। पोजीशन ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, तो आपको क्या करना पड़ा? पोजीशन ऑफ 2 में से पोजीशन ऑफ 1 को घटाना पड़ गया। लेकिन अगर दिया हुआ रहता कि पोजीशन ऑफ 1 निकालना है विद रिस्पेक्ट टू 2, तो सिंपल सी बात है, जो पहले लिखा रहेगा, देखो 1 2, तो देखो 1 2 2 1 2 1। क्लियर है ना? तो जिसकी पोजीशन निकालनी होगी किसी के रिस्पेक्ट में, तो उसकी एब्सोल्यूट में से दूसरे के एब्सोल्यूट को सब्ट्रैक्ट करना है, वो भी वेक्टर तरीके से। ठीक है दोस्तों, तो आप जल्दी से लिखो इसे और फिर हम लोग आगे काम करते हैं। ठीक है बच्चों, तो अब हम लोग बात करते हैं इसके वेलोसिटी को लेके। तो पोजीशन तो आपने देख लिया कि पोजीशन को हम लोग कैसे रिलेट कर रहे हैं। अब आपको देखो कि यहां पे इक्वेशन मिला R21 इक्वल्स टू R2 माइनस R1, मतलब कि पोजीशन ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 इज इक्वल टू एब्सोल्यूट पोजीशन ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू एब्सोल्यूट पोजीशन ऑफ 1। अब कल को देखो, मान लो ये बस है ना, बस है। अब ये बस जा रही है मान लो, और कोई बाइक से जा रहा है, कोई बाइक से जा रहा है। अब बाइक मान लो, इसको साइकिल जैसा लग रहा है लेकिन बाइक मान लो। तो इस केस में अगर हम लिखना चाहें, ये बस है हमारी और ये आपकी बाइक है, या साइकिल ही मान लो, साइकिल है। तो हम लोग अगर साइकिल पे बैठ के बस को देखेंगे तो ऐसे लिखेंगे, पोजीशन ऑफ बस, पोजीशन ऑफ बस विद रिस्पेक्ट टू साइकिल, तो RBC, पोजीशन ऑफ बस विद रिस्पेक्ट टू साइकिल। तो कैसे कैलकुलेट करोगे? तो सीधी सी बात है, एब्सोल्यूट पोजीशन ऑफ बस में से एब्सोल्यूट पोजीशन ऑफ साइकिल को घटा लो, लेकिन वेक्टर तरीके से, वेक्टर तरीके से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको रिलेटिव पोजीशन मिल जाएगा। और यदि आप बस पे बैठ के साइकिल को देखोगे तो RC भी लिख दोगे, पोजीशन ऑफ साइकिल विद रिस्पेक्ट टू बस। सिंपल सी बात है, तो ये आप याद रखेंगे। चलो, तो पोजीशन मिल गया। तो कभी भी मोशन को डिस्कस करने के लिए सिर्फ पोजीशन से काम नहीं चलता है, पोजीशन के बाद हमें वेलोसिटी भी चाहिए, यानी रिलेटिव वेलोसिटी। जैसे रिलेटिव पोजीशन निकाले, इसके बाद हम लोग रिलेटिव वेलोसिटी निकालेंगे और साथ ही साथ रिलेटिव एक्सेलरेशन भी निकालेंगे। ऐसा क्यों? तो बच्चों, इन दोनों के जब पार्टिकल के पास पोजीशन होता है तो आप जानते हो मोशन को डिस्कस करने के लिए और भी पैरामीटर्स पे हम लोग डिस्कस करते हैं। तो पोजीशन के साथ साथ उनके पास वेलोसिटी भी होगी, उनके पास एक्सेलरेशन भी होंगे, तो सब कुछ होगा, है ना, सब कुछ होगा। तो इसलिए हम लोग बात करेंगे अब वेलोसिटी एक दूसरे के रिस्पेक्ट में कितनी होगी। तो इसके लिए बहुत दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। वेलोसिटी का डेफिनेशन हम लोग जानते हैं कि वेलोसिटी जो होती है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन होती है ना बच्चों। अगर x एक्सिस के लॉन्ग चल रहा है तो dx बाई डी टी, y के लॉन्ग चल रहा है dy बाई डी टी। चूंकि ये सारा काम हम एक 2 डायमेंशनल कर रहे हैं, यानी प्लेन में कर रहे हैं, हालांकि ये वैलिड सबके लिए है जो रूल्स आ रहा है। अब यहीं पे अगर सिर्फ x एक्सिस के लॉन्ग होगा तो लिख देंगे एक्स बी सी इक्वल्स टू एक्स बी माइनस एक्स सी। अगर y के लॉन्ग हो रहा है तो वाई बी सी माइनस वाई बी माइनस वाई सी। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये मैंने जनरल निकाल दिया है, लेकिन इसे आप किसी एक डायरेक्शन के लिए भी लगा सकते हो। तो जैसे देखो, वेलोसिटी का बेसिक डेफिनेशन मैंने तुम्हें क्या बताया कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जो है पोजीशन को डिफरेंशिएट करके,
तुम बार बार देखते होगे हमने dx/dt लिखा, क्योंकि वन डायमेंशन में हम लोग एक्स एक्सिस के लॉन्ग चलते थे इसलिए। लेकिन मान लो अगर टू डायमेंशन में चल रहे हैं तब तो r से डिनोट करना पड़ेगा। ठीक इसी तरीके से एक्सेलरेशन जो होता है बच्चों वो होता है dv/dt, है ना, ये फॉर्मूला है। तो अब एक बात सोचो, जब तुम्हें दो पार्टिकल का रिलेटिव पोजीशन मिल गया है तो सीधी सी बात है कि रिलेटिव वेलोसिटी के लिए अगर तुमने इस इक्वेशन को dr21/dt अगर रिलेटिव पोजीशन को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे, और dr21 की जगह क्या लिख सकते हो, dr2 - r1/dt। तो देखो यहां पे इसका जो डिफरेंशिएशन का रिजल्ट आएगा, तो पोजीशन डिफरेंशिएट होकर वेलोसिटी देता है बच्चों, तो इसका डिफरेंशिएशन जो आपको आएगा ये दे देगा v21, यानी रिलेटिव वेलोसिटी। अब इसका नाम मैं लिखूंगा और इनको भी अलग अलग कर लो, तो इनको अलग अलग कर लोगे तो ये आएगा dr2/dt माइनस dr1/dt। तो ये एब्सोल्यूट पोजीशन को डिफरेंशिएट करोगे तो एब्सोल्यूट वेलोसिटी मिलेगी, यानी वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। इसको भी डिफरेंशिएट करोगे तो ये भी आपको देगा वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल 1 विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो ऑटोमेटिकली बच्चों ये हो जाएगा v21 इज इक्वल टू v1 माइनस v2। कहने का मतलब अब इन सबको मैं समझा रहा हूं कि ये क्या इक्वेशन, नया इक्वेशन आ गया। v21 क्या है, तो ये v21 है जो बच्चों, दिस इज वेलोसिटी ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1। तो कौन सी वेलोसिटी हो गई, रिलेटिव वेलोसिटी हो गई। तो रिलेटिव वेलोसिटी अगर आपको निकालनी है 2 की वेलोसिटी 1 के रिस्पेक्ट में, तो आपको सॉरी ये उल्टा लिखा हुआ है ना, dr2/dt v2 होगा और ये v1 होगा। तो अगर 2 की वेलोसिटी निकालनी है 1 के रिस्पेक्ट में, तो सीधी सी बात है 2 के वेलोसिटी में से 1 के वेलोसिटी को सब्ट्रैक्ट कर लो, यानी 2 के वेलोसिटी में से किसको सब्ट्रैक्ट कर लोगे, 1 के वेलोसिटी को। यहां 2 का वेलोसिटी भी एब्सोल्यूट वेलोसिटी है और v1 जो है एब्सोल्यूट वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल 1 है। क्लियर है बच्चों। तो इस तरीके से हम लोग कह सकते हैं, जहां v1 क्या है, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल 1, और v2 है वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल 2। तो बच्चों हम लोग कह सकते हैं यहां पे कि अगर दो पार्टिकल का रिलेटिव वेलोसिटी निकालना हो तो एक पार्टिकल के एब्सोल्यूट में से दूसरे पार्टिकल के एब्सोल्यूट मतलब जो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, मैं बार बार बोल रहा हूं किसके रिस्पेक्ट में, ग्राउंड, उन दोनों को घटा लो। अगर तुम v21 के बजाय v12 निकालना चाहते तो बहुत सिंपल है, तो पहले 1 है तो v1 में से v2 को सब्ट्रैक्ट कर लोगे। लेकिन ये जो सारा सब्ट्रैक्शन जो बोर्ड पे देख रहे हो ये वेक्टर तरीके से ही घटना चाहिए। इन सब पे मैं एग्जांपल भी अभी दूंगा, ठीक है। तो ये रिलेटिव वेलोसिटी है। कहने का मतलब ये हो गया कि अगर आपको वेलोसिटी ऑफ बस विद रिस्पेक्ट टू कार चाहिए तो बस की वेलोसिटी में से कार की वेलोसिटी को घटा लो, लेकिन किस तरीके से, वेक्टर तरीके से। ओके, चलो डायग्राम तो पहले का ही बना हुआ है, बाकी चीज को जल्दी से लिख लो। अब बच्चों बात करते हैं हम लोग रिलेटिव एक्सेलरेशन का। रिलेटिव एक्सेलरेशन तो बहुत मुश्किल तो है नहीं, आपके पास वेलोसिटी आ गई है v21, रिलेटिव वेलोसिटी इज इक्वल टू v2 माइनस v1। अब ऑन डिफरेंशिएटिंग दोनों साइड में क्या कर दो, डिफरेंशिएट कर दो, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम। दोनों साइड को बच्चों टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो। तो dv21/dt इक्वल्स टू dv2/dt माइनस dv1/dt। कोई दिक्कत? तो रिलेटिव वेलोसिटी को अगर डिफरेंशिएट करोगे बच्चों तो व्हाट इट विल गिव, रिलेटिव एक्सेलरेशन। ये क्या देगा आपको, रिलेटिव एक्सेलरेशन। एंड दिस इज इक्वल टू
A2 माइनस A1, यानी A21 जो होगा दोस्तों वो किसके इक्वल होगा, A2 माइनस A1। अगर आपको रिलेटिव एक्सेलरेशन चाहिए, A21 क्या है आपका, रिलेटिव एक्सेलरेशन, रिलेटिव एक्सेलरेशन, तो 2 का एक्सेलरेशन किसके रिस्पेक्ट में, यानी 2 का एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट टू 1। तो सीधी सी बात है 2 के एक्सेलरेशन में ये 2 का एब्सोल्यूट एक्सेलरेशन होगा, एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट बोलो या ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, है ना, ऑफ 2। और A1 क्या होगा बच्चों, ये होगा एब्सोल्यूट एक्सेलरेशन, एब्सोल्यूट एक्सेलरेशन ऑफ 1। ठीक है, कल को अगर आपको कोई कहे कि A12 बताओ तो कोई बात नहीं है, 1 का पूछ रहा है 2 के रिस्पेक्ट में, तो 1 में से 2 को घटाओ। लेकिन ये याद रहे, मैं बार बार बोल रहा हूं, ये सब वेक्टर तरीके से ही आपको सब्ट्रैक्ट करना है। तो इन रूल्स को आप अच्छे से याद रखिएगा, ये आपको 1 डायमेंशन के साथ साथ 2 डायमेंशन में भी यही रूल यूज होगा। लेकिन अभी हम लोग डिस्कस करेंगे एग्जाम्पल 1 डायमेंशन का। तो अब ये सब कैलकुलेट करने के बाद अब मैं आपके सामने एग्जाम्पल डिस्कस करूंगा ताकि आपको और अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो सके। तो आप जल्दी से इसे लिख लीजिए। तो दोस्तों अब हम लोग बात करेंगे स्पेशली रिलेटिव मोशन इन 1 डायमेंशन की। ठीक है, तो रिलेटिव मोशन इन 1 डायमेंशन। अब पहले मैं आपको कुछ आसान एग्जाम्पल के थ्रू इस बात को समझाता हूं, आप उसको समझो। अच्छा कॉन्सेप्ट है इसमें। जैसे देखो, मान लो अब 1 डायमेंशन का मतलब है कि हम लोग मान के चलेंगे कि दोनों बॉडी एक ही लाइन के अलोंग चल रहा है ना। तो मान लेते हैं, सिंपल एग्जांपल लेके चलते हैं। मान लो कि एक कार आपका, ठीक है, आगे की ओर मूव कर रही है विद द स्पीड ऑफ 60 मीटर पर सेकेंड। इसकी स्पीड कितनी है, 60 मीटर पर सेकेंड। और एक दूसरी कार है, वो ठीक इसके अपोजिट आ रही है। अब कार तो नहीं लग रहा, लेकिन आप मान लो, अब ठीक है, काम चलाओ इसी से। इसकी रफ्तार जो V2 है ना, और ये 40 मीटर पर सेकेंड से, ये 60 मीटर पर सेकेंड से है, ये 40 मीटर पर सेकेंड से। ये कार नंबर 1 है बच्चों, दिस इज कार नंबर 1, ये कार नंबर 1 है, एंड दिस इज कार नंबर 2। ये 1 है, ये 2। अच्छा, और ये है आपका, इधर आपका पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, दिस इज पॉजिटिव एक्स एक्सिस, और इधर आपका ये जो है दोस्तों, ये आपका नेगेटिव एक्स एक्सिस। ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस एंड दिस इज नेगेटिव एक्स एक्सिस। अब मान लो कि कोई आदमी है, तो ये जो स्पीड तुम्हें दिख रहा है, ये किसे दिख रहा है, जो ग्राउंड पे बैठा हुआ है, जो ग्राउंड पे वो बैठा हुआ है, उसको ये 60 मीटर पर सेकेंड से जाता हुआ दिख रहा है, और ये इसको कितने से जाता हुआ दिख रहा है, 40 से। क्लियर। लेकिन मान लो इसमें से कोई जाके 2 पे बैठ जाए। कहां पे बैठ जाए, 2 पे बैठ जाए। 2 पे बैठ के 1 को देखे तो उसको वो किस रफ्तार से दिखेगा, यानी ये O डैश है। O डैश जाके किस पे बैठ गया बच्चों, 2 पे, और किसे देखना है, 1 पे। तो सीधी सी बात है, तो 2 पे बैठ गया तो 2 वाली रफ्तार तो इसको मिल ही जाएगी। आप हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया हुआ है कि जिस बॉडी पे आप बैठोगे उसकी रफ्तार आपको मिल जाएगी, उसी रफ्तार से ये भी जा रहा होगा। तो 2 पे बैठ के अगर इसको देखेगा तो वी वांट टू फाइंड वेलोसिटी ऑफ 1। हम लोग क्या निकालना चाह रहे हैं बच्चों, वेलोसिटी ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 2। तो फॉर्मूला क्या कहता है, दिस शुड बी V1 माइनस V2। V12 का फॉर्मूला, V12 की वैल्यू आएगी V1 माइनस V2। क्लियर। वेलोसिटी ऑफ 1 माइनस वेलोसिटी ऑफ 2। तो अब यहां से देखो क्या लिखेंगे, फिर V12, तो V1 की जगह क्या लिखेंगे, तो आप देखो V1 कितना है, 60 मीटर पर सेकेंड। तो V1 की वैल्यू जो होगी बच्चों, ये लिख सकते हैं, इसको वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखोगे, तो 60 इसका मैग्नीट्यूड है, लेकिन ये जा रहा है पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ, तो लिखेंगे I क्या है, यूनिट वेक्टर,
ये यूनिट वेक्टर दिखाता है पॉजिटिव एक्स एक्सिस को। और रही बात v2 की, तो इसके लिए लिखेंगे, v2 के लिए लिखेंगे 40 और ब्रैकेट में लिखेंगे बच्चों -i, तो 60i और ये हो गया 40 -i। क्लियर? तो इस तरीके से हम लोग v12 इक्वल्स टू, अच्छा ये क्यों ऐसा हम लोग क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जब मैं इसको डिराइव कर रहा था तो बार बार आपको बता रहा था कि यू शुड पुट द वैल्यूज इन वेक्टर फॉर्म। हमें यहाँ जो वैल्यूज रखना है, वैल्यूज डालना है, किस फॉर्म में डालना है? वेक्टर फॉर्म में, और कोई फॉर्म नहीं चलेगा, आपको वेक्टर फॉर्म में ही डालना है। तो v1 की जगह आप क्या लिख दोगे? 60i, और v2 की जगह लिखोगे, अब ये माइनस फॉर्मूला वाला है, फिर लिख दो 40, अब ब्रैकेट में लिख दो -i। क्लियर? अब ये माइनस और ये माइनस, ये माइनस और ये माइनस क्या हो गया? प्लस। तो ऑटोमेटिकली v12 इज इक्वल टू 60i प्लस 40i। तो ये आपका हो गया 100i मीटर पर सेकेंड। कुछ समझ में आ रहा है तुम्हें? तो देखो ये इधर मूव कर रहा है, ये इधर मूव कर रहा है, दोनों अपोजिट मूव कर रहा है। तो आप लास्ट का रिजल्ट देखो बच्चों, लास्ट का रिजल्ट देखो तो रिलेटिव वेलोसिटी ज्यादा हो गया। देखने में लगता है कि रिलेटिव वेलोसिटी में सब्ट्रैक्शन होता है, लेकिन ये सब्ट्रैक्शन तो वेक्टर तरीके से है। तो वेक्टर तरीके से घटाने पे अल्टीमेटली मैग्नीट्यूड तो ऐड हो गया। तो हमें 2 पे बैठ के 1 जो नजर आएगा वो 100 मीटर पर सेकेंड से नजर आएगा, और आई मतलब डायरेक्शन भी इधर। तो तुम खुद सोच के देखो, अगर तुम किसी कार पे चढ़ के जा रहे हो और कोई चीज सामने से आ रहा है ना, कार पे चढ़ के जा रहे हो, कोई चीज सामने से आ रहा है, तो सामने से आती हुई चीज ज्यादा फास्ट होती है कि नहीं होती है? सामने से आती हुई चीज जो होती है वो ज्यादा तेज लगती है। आप दिमाग पे जरा जोर डालो कि जब कभी भी आप चलते हो तो सोचो कि अपोजिट डायरेक्शन से कुछ भी आती है वो तुमको बगल से बहुत फास्ट क्रॉस करती हुई दिखती है। वजह क्या है? तुम्हारी स्पीड भी उसमें ऐड हो जाती है। समझे बात को? खासकर जब तुम ट्रेन में सफ़र करते होगे तो जो ट्रेन बगल से गुजरती है उसकी स्पीड आपको बहुत ज़्यादा नज़र आती होगी, और उसका वजह यही है कि ये एडिशन हो जाता है। और ये सारा कॉन्सेप्ट कहाँ से आ रहा है? रिलेटिव्स। ठीक? लेकिन तुम कहोगे कि सर अगर हम यहाँ बैठने के बजाय यहाँ बैठ के उसको देखते तब भी आपको यही आंसर आता, बस डायरेक्शन में -i आता। क्योंकि इस पे बैठ के उसको देखते तो वो तुमको इधर जाते हुए दिखता, इधर दिखता है ना। तो अब कैसे? तो तुम करके देख लो। उस केस में -40i आगे होता और -60i लिखते, तो -40i -60i, तो -i कॉमन ले लोगे तो 60 + 40 100, अब ब्रैकेट में आ जाएगा -i। आ रही है बात समझ में? तो इस तरीके से ये रिलेटिव जो वेलोसिटी इनकी आ रही है वो आ रही है 100। तो एक बात अपने को दिमाग में आ गई कि अगर दोनों का डायरेक्शन, कभी भी दो पार्टिकल का डायरेक्शन अपोजिट हो तो अपोजिट में रिलेटिव में ऐड हो ही जाता है। सामने से आती हुई चीज बहुत तेज पास करती है, तुम्हारी भी रफ्तार उसमें जाके ऐड हो जा रही है। अब यही देखो, दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, सेकेंड एग्जाम्पल। इसमें मान लो कि तुम इस पे हो, कार 1 पे हो, और तुम्हारी रफ्तार जो है वो 30 मीटर पर सेकेंड से। ठीक? इस बार 1 पे बैठ के 2 को देखते हैं, मर्जी है हमारी, कहीं से भी हम लोग देख सकते हैं। और ये नंबर 2 भी जो है बच्चों, ये भी उसी लाइन के लॉन्ग जा रहा है, क्योंकि दोनों एक्स एक्सिस के लॉन्ग ही जा रहा है ना, बगल में जा रहा है, इसके पैरेलल है, तो लाइन तो वही हो गया ना भाई। तो v1 जो है, दिस इज गिवन 30 मीटर पर सेकेंड एंड v2 इज गिवन 50 मीटर पर सेकेंड। अब क्या है कि ये है आपका 1 और ये है आपका 2, ये 1 ये 2। कहां से किस पे बैठना है? तो 1 पे बैठ जाना है, और 1 पे बैठ के देखना किसे है बच्चों? 2 को। ठीक है? 1 पे बैठ के 2 को देखना है। मतलब हमें क्या चाहिए? तो हमें चाहिए वेलोसिटी ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1।
वेलोसिटी ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, यानी v21 चाहिए। क्या चाहिए दोस्तों? v21। तो सिंपल है, क्या करोगे पहले, तो जो पहले लिखा हुआ है उसमें से दूसरे को घटाओ, v2 माइनस v1, v2 माइनस v1। अब v2 के नाम पे तो यही है, तो v2 के, अच्छा देखो ये दोनों ही आपका पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये भी पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो अब क्या करोगे बच्चों, v2 के जगह लिख दोगे 50i, लिख सकते हैं क्योंकि इसका डायरेक्शन आपका फॉरवर्ड डायरेक्शन में है, तो 50 को मल्टीप्लाई कर दिया हमने किससे, i से। अब v1 के जगह हमने लिख दिया 30i, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन तो सेम ही है। आइए फॉर्मूला तो v2 माइनस v1, क्योंकि v2 का v1 2 का 1 के रिस्पेक्ट में निकालना है, तो 50i में से 30i को सब्ट्रैक्ट करो, तो आप देखो क्या रिजल्ट निकल के आ रहा है, 20i मीटर पर सेकेंड। अब आप देखो जरा, मैग्नीट्यूड v21 का कितना आया, मैग्नीट्यूड हो गया 20 मीटर पर सेकेंड, और डायरेक्शन तो आपका पॉजिटिव एक्स एक्सिस का ही आया। तो एक सेकेंड के लिए आप सोचो कि ये दोनों कार की वेलोसिटी सेम डायरेक्शन में थी, है ना। अगर ग्राउंड पे बैठ के कोई 2 को देखता, तो ग्राउंड पे बैठे हुए आदमी को 2 कितने से नजर आता, 50 से। लेकिन 1 पे बैठ के अगर कोई देख रहा है तो उसको 50 के बजाय कितने से नजर आ रहा है, 20 से। यानी रिलेटिव के केस में सेम डायरेक्शन में अगर कुछ भी चल रहा हो तो उसका मैग्नीट्यूड दोनों का घट जाता है, चाहे इस पे बैठ के उसको क्यों ना देखो। क्लियर। लेकिन हाँ, इस पे बैठ के उसको देखोगे तो एक फर्क आएगा। जैसे देखो, तुमने, अभी मैं समझाता हूं, नेक्स्ट डायग्राम में मैं बताता हूं, आप जल्दी से इसे पहले लिख लो। देखो दोस्तों, मान लो कि ये कार इधर जा रही थी, अभी कुछ देर पहले की बात है, 20 मीटर पर सेकेंड से। सेम कार में बना रहा हूँ 1, या अलग भी है तो कोई दिक्कत नहीं, आप बस देखो, सीखने का कोशिश करो। और ये नंबर 2 वाली 30 मीटर पर सेकेंड से जा रही थी, नंबर 2। और कोई बंदा ग्राउंड पे बैठा हुआ है, कोई ऑब्जर्वर ग्राउंड पे बैठा हुआ है। तो जो ग्राउंड पे बैठा हुआ है उसे क्या नजर आ रहा है, उसे ये भी नजर आ रहा है कि ये जो 1 है ये भी पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ जा रहा है, इसे तो यही नजर आ रहा है, और ये भी पॉजिटिव एक्स एक्सिस से ही के तरफ ही जा रहा है। लेकिन अगर कोई 2 पे बैठ के 1 को देखे, 2 पे बैठ के 1 को देखे, तो देखो क्या दिखेगा, ओ डैश को क्या दिखेगा, तो ओ डैश को क्या दिखेगा, तो ओ डैश को दिखेगा v12, क्योंकि इसे दिख रहा है दोनों के एब्सोल्यूट वेलोसिटी। ओ को दिखेगा इसका भी एब्सोल्यूट, ओ को दिखेगा इसका भी एब्सोल्यूट, लेकिन ओ डैश को दिखेगा रिलेटिव। तो रिलेटिव दिखेगा तो इसको दिखेगा v12, यानी वेलोसिटी ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 2। तो फॉर्मूला के हिसाब से क्या लिखोगे, v1 माइनस v2। ठीक। अब जहां v1 है वहां क्या लिखोगे बच्चों, 20 इंटू आई, डायरेक्शन पॉजिटिव, क्योंकि बिना वेक्टर फॉर्म में काम नहीं करना है। और 2 के लिए क्या लिखोगे, माइनस 30 इंटू आई, इसे भी लिखेंगे। और इन दोनों का सब्ट्रैक्शन जो आएगा बच्चों, माइनस 10 आई आएगा, और मैग्नीट्यूड 10 हो गया, डायरेक्शन माइनस आई मीटर पर सेकेंड। सवाल ये है कि ऐसा कैसे हो गया, ये दोनों तो पॉजिटिव में ही जा रहा था, लेकिन रिलेटिव मोशन जो 1 का है इसके रिस्पेक्ट में 1 पीछे जाता हुआ नजर आएगा। यही कमाल है, इसी चीज को तुमको यहां पे हजम करना होगा, डाइजेस्ट करना होगा, इसलिए रिलेटिव थोड़ा कठिन होता है। अगर मैग्नीट्यूड की बात करेंगे तो v12 की मैग्नीट्यूड 10 मीटर पर सेकेंड है, लेकिन जो डायरेक्शन है इसकी वो नेगेटिव एक्स होगी। कहोगे कारण, तो खुद सोचो, तुम अगर साइकिल से जा रहे हो, ठीक, अब बगल से कोई बस तेजी से निकलेगी, तो जो बस में बैठा हुआ यात्री है उसको तुम आगे आते हुए नहीं दिखोगे, क्योंकि बस तुमसे चूंकि आगे निकल गई, तो बस में बैठ के उसको देखोगे तो तुमको पीछे जाता हुआ दिखेगा। जैसे कि मान लो बस में ही बैठ के तुम पेड़ पौधा किसी मकान को देखते हो तो वो पीछे जाता दिखता है ना,
लेकिन वो सब खैर रुका हुआ होता है। लेकिन तुम उसके अलावे किसी स्लो चलते हुए जो तुमसे धीरे चल रहा है उसको तुम बस पे बैठ के देखो, वो तुम्हें भले ही वो भी आगे जा रहा है लेकिन तुम उससे ज़्यादा तेजी से जा रहे हो तो वो तुमको पीछे जाता हुआ दिखता है, ऐसा फील होता है ना। तो ये रिलेटिव का मजा है, जबकि सच्चाई में दोनों ही आगे जा रहे हैं लेकिन नंबर 1 नंबर 2 के रिस्पेक्ट में किधर जाता हुआ दिख रहा है, पीछे। खैर, लेकिन एक बात आप हमेशा याद रखना जो हमने यहां से सीखा कि सेम डायरेक्शन में देखो, यहां भी घट गया, 20 में से 30 में से 20 घटा के 10 आया। तो डायरेक्शन का तो खैर हिसाब किताब बाद में है, लेकिन मैग्नीट्यूड का तो एक चीज याद ही कर लो। अब जैसे मैं शॉर्टकट में बता रहा हूं, अब तुम फटाफट मेरे को बताओ, एक की वेलोसिटी v1 है और एक की वेलोसिटी इधर अपोजिट v2 है। बस इस 3-4 एग्जाम्पल से तुम्हें ये याद हो जाएगा। अब v2 20 मीटर पर सेकेंड है, तो v रिलेटिव क्या होगा, रिलेटिव 1 2 इसलिए मैंने नहीं लिखा क्योंकि वो डायरेक्शन मेरे को नहीं देखना, सिर्फ मेरे को मैग्नीट्यूड जानना है, तो इसलिए REL लिख दिया, मतलब रिलेटिव वेलोसिटी। तो तुम तुरंत बोल दोगे कि सर बस मैग्नीट्यूड अगर आपको चाहिए और दोनों अपोजिट है, एक है आपका 10 मीटर पर सेकेंड, दूसरा है 20 मीटर पर सेकेंड, तो ये जस्ट दोनों ऐड हो जाएगा और ये हो जाएगा 30 मीटर पर सेकेंड। क्लियर? अगर तुमसे पूछे कि दोनों का डायरेक्शन सेम है 20 और 10 मीटर पर सेकेंड, मान लो 1 और 2 का, इस केस में रिलेटिव वेलोसिटी सेम में क्या कर लोगे आप, सेम में घटा लोगे। तो कैसे घटाओगे, तो 20 में से आपका 10 गया तो 10 मीटर पर सेकेंड, डायरेक्शन वो बाद की बात। अच्छा, इसमें बताना तो एक इधर जा रहा है v1 से 40 मीटर पर सेकेंड और दूसरा इधर जा रहा है 30 मीटर पर सेकेंड से v2, ये पार्टिकल 1 है, ये पार्टिकल 2 है। इसमें क्या करोगे, तो बच्चों ये भी तो अपोजिट ही है, जैसे ये अपोजिट है, ये ऐसे अपोजिट है, तो ये ऐसे अपोजिट है, तो अपोजिट में आपको सीधा बोला मैंने ऐड कर लो, तो रिलेटिव में यहाँ क्या कर लोगे, 40 + 30 ऐड कर लोगे, ये कितना हो जाएगा 70 मीटर पर सेकेंड। तो ऐसा कुछ नहीं है आपका, बहुत आराम से इस कॉन्सेप्ट को याद रखना। ये जल्दीबाजी में फटाफट काम करने के लिए है कि अपोजिट वाले में ऐड कर देना है मैग्नीट्यूड को और सेम डायरेक्शन वाले में सब्ट्रैक्ट कर लेना है मैग्नीट्यूड को। लेकिन वेक्टर तरीके से तो फॉर्मूला आपका सब्ट्रैक्शन वाला ही है, जैसे आप लिख लो जल्दी से। तो दोस्तों अब एक नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, ठीक है। उसके पहले एक और पॉइंट सुनो। कोई भी ऑब्जर्वर, एक बात आप याद रखना, जैसे मान लो कोई कार चल रही है आगे, VC वेलोसिटी ऑफ कार, है ना। अब इस पे अगर ग्राउंड से बैठ के कोई O देखा, ऑब्जर्वर O है, तो उसने तो देखा कि ये VC से चल रहा है। लेकिन अगर एक दूसरा ऑब्जर्वर है जो इस कार के ऊपर ही बैठा हुआ है, तो एक बात आप याद रखो, हमेशा दिमाग में रखना कि जब तुम किसी गाड़ी के ऊपर बैठते हो तो उसका वेलोसिटी और उसकी एक्सेलरेशन दोनों ही चीज तुम्हारे पास होती है जब तक तुम उसके साथ हो। आपको याद करो, मैंने बताया था कि अगर आप किसी बॉडी के ऊपर जाके बैठ गए तो उसकी वेलोसिटी और उसका एक्सेलरेशन वो दोनों तुम्हारा है। कब तक? जब तक तुम उसके साथ में हो। अगर तुम उसे जंप कर गए तो याद करो, मैंने बताया था वेलोसिटी तब भी तुम अपने साथ लेके आ जाओगे, एक्सेलरेशन नहीं ला पाओगे। लेकिन खैर यहाँ जंप वाली बात नहीं है, यहाँ हम उस पर बैठे हुए हैं। तो आप जब बैठे हो तो निश्चित तौर पे जो वेलोसिटी इसकी है वही वेलोसिटी आपकी भी तो है। तो अगर आप इस कार की वेलोसिटी निकालने जाओगे, ठीक है ना, यानी वेलोसिटी ऑफ कार विद रिस्पेक्ट टू O डैश, कार पे ही बैठ जाओ और कार को ही देखो, तो फिर तो मैं यही लिखूंगा ना, VC माइनस VO डैश, यानी कार की वेलोसिटी में से आपकी वेलोसिटी में घटाऊंगा। और अगर कार की वेलोसिटी 60 मीटर पर सेकेंड है तो आपकी वेलोसिटी भी तो 60 मीटर पर सेकेंड ही होगी और उसी डायरेक्शन में होगी। तो सीधी सी बात है 60I माइनस 60I, तो ये अल्टीमेटली 0 आ गया ना भाई। तो एक बात आप हमेशा याद रखना कि अगर ऑब्जर्वर को, ये प्रॉब्लम सॉल्व करने में बहुत आपको काम आएगा, अगर किसी
बॉडी, किसी मूविंग बॉडी के ऊपर ही ऑब्जर्वर को जाके बिठा दोगे तो वो बॉडी उस ऑब्जर्वर के लिए इमीडिएटली रेस्ट में आ जाएगी। मतलब एनी बॉडी with respect to observer placed on it, any body with respect to observer placed on it will not move, वो मूव नहीं करेगा। किसके लिए? उस ऑब्जर्वर के लिए। तो कहोगे नहीं सर, अभी तो हम तो ट्रेन में बैठते हैं, ट्रेन को चलते हुए देखते हैं, कार को चलते हुए देखते हैं। बिल्कुल नहीं, तुम ट्रेन से या कार के विंडो से बाकी चीज़ों को चलते हुए देखते हो। ट्रेन या कार को चलते हुए तुमने आज तक नहीं देखा। तुम जिस ट्रेन में या कार में बैठते हो वो तुम उसके फ्लोर को देखो, उसके ज़मीन को देखो, उसके छत को देखो, वो तुम्हें रेस्ट में दिखेगी। खिड़की के बाहर, विंडो के बाहर बाकी चीज़ें तुम्हें चलती हुई दिखती हैं। आई बात समझ में? तो ये आप अच्छे से ध्यान में रखेंगे। ओके दोस्तों, तो चलो इसे लिख लो और फिर हम लोग अब एक दो प्रॉब्लम करेंगे जहां से आपका और कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ठीक है? तो दोस्तों अब देखो, एक क्वेश्चन करते हैं हम लोग सिंपल, ताकि आपको समझ में आए कि ये फॉर्मूला वगैरह कैसे लगाना है। ये बॉडी ए है विच इज मूविंग विद, हम सिंपल सा क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है ना, 60 मीटर पर सेकेंड। और ये दूसरी बॉडी है जो उसी रोड पे जा रही है, पास में ही। रोड मिटा देते हैं, नहीं तो तुम्हें लगेगा कि ये हवा में उड़ रही है। दूसरी बॉडी जा रही है 40 मीटर पर सेकेंड से। इनिशियली बॉडी ए जो है वो बॉडी बी से 100 मीटर पीछे थी। देख लो आप ध्यान से। तो आपसे पूछा जा रहा है फाइंड द टाइम टेकन बाय बॉडी ए टू overtake the body B। टाइम बताओ, कितने टाइम के बाद बॉडी ए जो है बॉडी बी को ओवरटेक कर लेगी। ओवरटेक का मतलब समझते हो ना, उसको पीछे कर देगी। तो इसमें कोई डाउट तो नहीं है कि ये दोनों बॉडी आपका एक ही डायरेक्शन में जा रहा है और पीछे वाली बॉडी फास्ट जा रही है। किसके रिस्पेक्ट में? अगले बॉडी के रिस्पेक्ट में। अच्छा, दोनों में किसी के पास कोई एक्सेलरेशन नहीं है। एक बात और ध्यान रखना कि जो तुमने वन डायमेंशन के केसेस पढ़े हो एब्सोल्यूट मोशन के लिए, वो सब यहाँ भी वैलिड है। बस जहाँ जहाँ तुमने एब्सोल्यूट वेलोसिटी लिखा था वहाँ तुम्हें रिलेटिव लिखना है, जहाँ तुमने डिस्प्लेसमेंट लिखा था वहाँ तुम्हें रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट लिखना है, जहाँ तुमने एक्सेलरेशन लिखा था वहाँ तुम्हें रिलेटिव एक्सेलरेशन लिखना है, और नया कुछ नहीं करना है। तो अब देखो इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। इसको दो तरीके से सॉल्व किया जा सकता है। ग्राउंड पे बैठ के भी हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको कहूंगा कि आप कोशिश करो कि इसे रिलेटिव से ही बनाओ। तो पहले तो हम लोग रिलेटिव से बनाएंगे, अब बाद में मैं ग्राउंड से भी करके दिखाऊंगा। तो समझो, तो पहले क्वेश्चन लिख लो और एक बार खुद से ट्राई करो। तो बच्चों इसको सॉल्व करते हैं हम लोग, ठीक है ना। तो पहले हम लोग रिलेटिव से सॉल्व करते हैं। देखो दोनों में किसी के पास एक्सेलरेशन नहीं है, तो रिलेटिव एक्सेलरेशन तो आपका हो गया 0, क्योंकि दोनों की वेलोसिटी कांस्टेंट है। इसका मतलब ये लगाना है हमें केस नंबर 2। याद है ना केस नंबर 2, जहां डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स टू होता था बच्चों वेलोसिटी इनटू टाइम। बस फर्क क्या करना है, डिस्प्लेसमेंट में भी रिलेटिव लगा देना है और यहां भी क्या लगा देना है, रिलेटिव। तो रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स टू रिलेटिव वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाई टाइम। ओके, चलो अब क्या करो, अपने ऑब्जर्वर को आप यहां बिठा दो। अपने ऑब्जर्वर को बिठा दो आप यहां पे, कहीं भी बिठा सकते हो। मान लो हमने बी पे बिठा दिया। अब सुनते जाओ मेरी बात। बी पे बिठा दिया तो आज मैंने अभी तुरंत बताया आपको
कि जिस बॉडी पे आप बिठा दोगे उस बॉडी को रेस्ट में ले आओ। बी पे अगर तुमने बिठाया तो बॉडी बी जो है वो आपकी आ गई रेस्ट में, ठीक है। तो अब इसको यहां से खिसकाना नहीं है, बी पे बैठ के किसे देखना है, ए को। तो सबसे पहले वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, है ना, फॉर्मूला ये लिखेंगे तो ये हो जाएगा वी ए माइनस वी बी। अब दोनों का डायरेक्शन सेम है, तुम डायरेक्ट भी लिख सकते थे कि सर घटा लेंगे सेम डायरेक्शन में, तो यहां पे लिखेंगे 60 इंटू आई माइनस 40 इंटू आई, है ना, तो ये हो जाएगा 20 आई। यानी ये जो रिलेटिव वेलोसिटी है बच्चों, ये निकल के आ गई 20 आई मीटर पर सेकेंड, ठीक है। चलो अब इन दोनों के बीच का जो ये डिफरेंस है, अब ये तो यहीं रुक गया। अगर ओवरटेक होना है, अगर क्या होना है, ओवरटेक, तो निश्चित तौर पे इसको इसके आगे निकलना पड़ेगा, ए को बी के आगे निकलना पड़ेगा। तो तुम्हारा बी तो अब रेस्ट में आ गया। अब ये बात तुम्हें डाइजेस्ट नहीं हो रहा होगा, सच्चाई ये नहीं है, लेकिन इसके लिए तो बी रेस्ट में है। तो इसको यानी बी को, बी पे बैठे हुए आदमी को लगेगा कि ये ए आया और ये 100 मीटर कवर करके इससे आगे चला गया। सच्चाई ये नहीं है, सच्चाई ये है कि ये दोनों ही चल रहे हैं। पिछला फास्ट चल रहा है इसलिए वो इसके आगे निकल जाएगा, लेकिन चूंकि बी पे बैठ गए हो तो मैथमेटिकली टेक्निकली तुम्हारे हिसाब से सोचना है। हम लोग ग्राउंड पे हैं, हम लोग अपने हिसाब से ना सोचें, इसके हिसाब से सोचोगे तो इसकी गाड़ी रेस्ट में दिखेगी इसको, और ये पीछे वाला तो चूंकि फास्ट लगेगा कि ये इसके पास आ रहा है, और जब ये इससे आगे निकलेगा तो इसका मतलब है कि ये इसके रिस्पेक्ट में 100 मीटर चला। तो सीधी सी बात है, रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट जो हो जाएगा यहाँ पे वो हो जाएगा 100 मीटर, है कि नहीं। और रिलेटिव वेलोसिटी कितनी हो गई, 20 मीटर पर सेकेंड। तो टाइम कितना होगा, तो सीधी सी बात है, केस नंबर 2 है तो डेल्टा एक्स इक्वल टू वी इंटू टी। तो आप डेल्टा, तो टी इक्वल्स टू 100 डिवाइडेड बाई 20, है ना, 20 है ना रिलेटिव वेलोसिटी, 5 सेकेंड्स आंसर आ गया। तो 5 सेकेंड में ये इसको ओवरटेक कर लेगा। आई बात समझ में। तो ये रिलेटिव से देखो आराम से बन गया, और ग्राउंड से जो बैठ के देखेगा उसे भी यही नजर आएगा। कहोगे कैसे, तो देखो, अब ये पहला मेथड था, ठीक है ना, बाय रिलेटिव मेथड। ये आसान क्वेश्चन हम लोग पहले डिस्कस कर रहे हैं, फिर इसी में टफ करते चले जाएंगे। दूसरा क्वेश्चन है बच्चों, दूसरा मेथड है फ्रॉम द ग्राउंड, फ्रॉम ग्राउंड। तो बच्चों ग्राउंड के हिसाब से अब देखते हैं क्या हो रहा है। तो ग्राउंड के हिसाब से ये दोनों ही कार चल रही है, बस अंतर ये है कि ये जो स्लो चल रही है वो पहले आगे थी इससे, ठीक है, और ये इसके पीछे आपका 100 मीटर पे है। पीछे वाला 60 मीटर पर सेकेंड से चल रही है, अगला जो है वो 40 मीटर पर सेकेंड से। ओवरटेक का अच्छा, अब ये भी चल रही है, ये भी चल रही है, लेकिन पिछला फास्ट चल रही है। तो कोई एक ऐसा समय आएगा बच्चों जब ये दोनों कार एक सीध में आएगी, और यही वो समय होगा जिसके बाद जो ये आपकी 60 वाली है, यानी कि ये आपका A है और ये B है ना, यही वो समय है जब A जो है, जो पीछे से आ रही थी स्पीड से, वो इससे आगे निकल जाएगी, यानी ओवरटेक हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि मान लेते हैं, सपोज ऐसा हुआ, A ओवरटेक आफ्टर टी सेकेंड्स। कितने देर के बाद बच्चों, टी सेकेंड्स के बाद ए ने ओवरटेक कर लिया टी सेकेंड के बाद। तो एक काम करो, ए यहां से यहां तक आया है और बी उसी टी समय में यहां से यहां तक, तो इस दूरी को मान लो x। तो ए का डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, 100 प्लस x। अब बी उतना ही टाइम में कितना चला है, x। तो ए के लिए लिखेंगे फॉर ए, तो ए के लिए डिस्प्लेसमेंट कितना है बच्चों, 100 प्लस x, और वेलोसिटी तो उसकी भी कांस्टेंट है, और तो वो लिखेंगे 60 इंटू टी टाइम में। और b के लिए फॉर b,
तो बी ने इतना देर में कितना डिस्टेंस कवर किया है x, क्योंकि ये यहां से चल रहा था फिर ये दोनों साथ आ गए, तो x इक्वल्स टू, इसकी रफ्तार कितनी है 40, इसने भी उसी समय में किया है, टाइम दोनों केस में सेम लेंगे। तो सीधी सी बात है, देखो x इक्वल्स टू, तो ये इक्वेशन 1 हो गया, ये इक्वेशन 2 हो गया। तो यहां जहां x है वहां ये 40t पुट कर दो, तो फ्रॉम 1 and 2, 1 और 2 से, फ्रॉम 1 and 2, तो 100 प्लस x की जगह लिख सकते हो 40t इक्वल्स टू 60t, तो 100 इक्वल्स टू 60t माइनस 40t, दिस इज 20t, सो t इक्वल्स टू 100/20, और ये आ गया आपका 5 सेकेंड। तो दोनों ही मेथड से तुम देख सकते हो बच्चों कितना टाइम निकल के आ रहा है आपका, 5 सेकेंड्स। क्लियर है? तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं किसी भी मेथड से। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में इसके ऊपर, जो इसकी आखिरी क्लास होगी, ये 2 छोटा सा टॉपिक है, उस दिन हम लोग ढेर सारे एग्जाम्पल्स और देखेंगे, केस 3 का, केस 4 का, और भी एग्जाम्पल्स देखेंगे। तब तक इसको आप अच्छे से रिवाइज कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, ओके।